नमस्कार। आज चर्चा देश के अलग अलग हिस्सों में हुए कुछ ऐसे जुर्म की जिसमें हमारे सामाजिक जीवन की दरारें भी दिखाई दे रही हैं। एक हादसा मेरठ में हुआ जहां पर पत्नी ने पति की हत्या करवा दी और फिर उसे सांप से कटवाने का नाटक किया। दूसरा वाकया बनारस का है जहां एक गैंगरेप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और तीसरा बुरहानपुर का, यहाँ भी पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। और भिवानी की किलर यूट्यूबर की कहानी, इन कहानियों पर आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया, रील और सामाजिक टूट का जो मिला जुला जहर है वो आपको यहाँ दिख सकता है। मेरठ में ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक खबर सुर्खियों में आई थी। सौरभ नाम के एक शख्स को उसकी पत्नी मुस्कान ने मारकर नीले ड्राम में डाल दिया था। अभी वो मामला जहन से बाहर गया भी नहीं है कि नीले जहर का कातिलाना खेल चलाया है। मेरठ में ही फिर से एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ पर रविता नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद सांप से डसवाया गया, जिससे लगे कि मौत सांप के काटने से हुई है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसके बाद सपेरों को भी बुलाया गया, ये जताने के लिए कि परिवार उसका इलाज करना चाहता है, लेकिन सबने कहा कि ये सांप के काटने से हुई मौत नहीं है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकी साजिश की कलई खुली। अब पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर अपनी कार्यवाही कर रही है। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है। और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रणदीप। रणदीप, एक नया चलन दिखाई दे रहा है। कई ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं या वाक़ये सामने आए हैं जिसमें पत्नियों द्वारा पति की हत्या हुई है। हालांकि पत्नियों की प्रताड़ना और अत्याचार ये बहुत कॉमन है, इतना कि इस पर अब बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी नहीं होती। लेकिन ये एक उल्टा चलन इन दिनों दिखाई दिया कई जगहों पर और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मेरठ में ही देखिए 2 मामले। तो ये जो अभी मामला एक बार और सामने आया है जिसमें कहा गया कि पति की मौत सांप के काटने से हुई है, इसमें डिटेल्स जो हैं वो खुलासे जो किए गए हैं, उसके बाद क्या अब अपडेट है इस केस में? देखिए, इस केस की अगर बात करें तो इसको बार बार मुस्कान वाले उस केस से जोड़ा जा रहा है जिसमें वो ड्रम में अपने पति को मार करके ड्रम में डाल करके सीमेंट डाल करके घूमने चली गई। यहाँ जो महिला है रविता, उसका संबंध अमरदीप नाम के एक शख्स से था जो गांव का ही रहने वाला था। प्रेम संबंध चल रहा था, शादी हो गई लेकिन शादी से संतुष्ट नहीं थी। तो शादी से संतुष्ट ना लोग, शादी में अलगाव भी होता है, डिवोर्स हो सकता है, अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हत्या की जा रही है ये सबको चौंकाता है। इस मामले में क्या हुआ, पहले गला घोट के मारा गया, मारने के बाद वहाँ पर सांप ला के छोड़ा गया। सांप ने जो अमरदीप थे उनको डस लिया, कुछ दाग पड़ गए, हल्ला किया गया कि सांप आया सांप आया। फिर घर के लोग आए, आस पड़ोस के लोग आए, देखा कि सांप वहाँ दिखाई भी दे रहा है। फिर सपेरों को बुलाया गया और उसके बाद ये हुआ कि साहब गांव में तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, दुर्भाग्य था और अमित की मौत हो गई। इसलिए कोई भी इस मामले में पोस्टमार्टम कराने या पुलिस केस करने की सोच भी नहीं रहा था। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि इस तरह की एक मौत हुई है, पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने कहा गांव वालों को कि नहीं, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इस मामले में बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक था कि अगर बाद में कोई विवाद हुआ तो पुलिस पर सवाल उठेंगे। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें स्ट्रैंगुलेशन जो है वजह पता चली, यानी गला घोट के हत्या। तो सांप पकड़ा गया, सांप देखा गया, सांप लेकर के भी उसका जो प्रेमी है हो सकता आया हो। तो जाहिर है कि एक स्क्रिप्टिंग की जा रही है मर्डर को लेकर के, या जो प्री प्लानिंग की जा रही है,
ये हैरान करता है। मुस्कान के केस में भी कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमी के साथ अफेयर था, पति जी। बाहर रहता था, आया, उसको फिर वहाँ पर मारा गया, उसके टुकड़े किए गए। तो इस तरह की घटनाएं ज़ाहिर है हैरान करती हैं। और एक और मेरठ से घटना आई है जिसमें रविता नाम की महिला अपने ही पति की हत्या करके अपने प्रेमी के साथ मिलकर के आरोपी के तौर पर सामने आई। जैसा आप बता रहे हैं कि ज़रूर हो सकता है कि शादी में संकट हो, साथ नहीं रहना चाहते हों, लेकिन इसमें एक क्राइम का एंगल और सीधे हत्या करना और हत्या की पूरी साजिश रचना, ये एक के बाद एक नज़र आ रहा है। हमारे साथ बने रहें आप रणबीर। एक और ख़बर है बनारस से, उसके ऊपर भी आपसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ क्या हुआ है। बनारस के चर्चित गैंगरेप केस की जांच करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया है और ये घटना 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच की है, जहाँ पर एक युवती ने दावा किया कि उसके साथ 23 लोगों ने कई दिनों तक गैंगरेप किया। मामले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि युवती के आरोपों को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर गिरफ्तार लड़कों के अभिभावकों ने पुलिस को ऐसे साक्ष्य सौंपे हैं जिससे लड़की के दावों पर संदेह हो रहा है। इसे लेकर जांच अब एसआईटी करेगी और इस मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखना है कि कितने सही हैं ये आरोप, तो इस पर भी पुलिस की बात, पुलिस का क्या कहना है वो सुनते हैं। और उसके बाद रणबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दावों की सच्चाई के ऊपर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं, पूरा मामला क्या था। तो पहले सुनते हैं क्या कह रही है इस पर पुलिस। इनके आरोपों के मद्देनज़र इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो हमारे बड़ला जोन के डीसीपी हैं जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी आईपीएस अफसर जो एडिशनल डीसीपी बड़ला है, उस क्षेत्र के एसीपी, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के आईओ इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो अज्ञात लोग इस मुकदमे में लिखाए गए हैं, 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब एसआईटी की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी। तो रणबीर, ये जो मामला है जिसमें अब एसआईटी बनी है और ये देखा जाएगा कि लड़की के आरोप कितने सही हैं, इसमें पूरा मामला क्या था, आरोप जो लगा था उसके ऊपर शक हो रहा है और अब अभिभावक सामने आ रहे हैं ये बताते हुए कि जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनके खिलाफ जो आरोप है उस पर संदेह है। तो संदेह की गुंजाइश जो है वो क्यों आई, क्या हुआ इस मामले में? देखिए 29 मार्च को एक लड़की का अपहरण होता है जो एफआईआर के हिसाब से, और 4 अप्रैल तक उसके साथ 23 लोग अलग अलग जगहों पर ले जाके रेप करते हैं। एफआईआर दर्ज हुआ, हड़कंप मचा, 6 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मामला तूल पकड़ा। पुलिस ने कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की कोशिश की और जिस तरह का एफआईआर में तहरीर दी गई थी, उस तहरीर में लड़की के जो दावे थे लड़की के परिजनों की तरफ से कि वो एक रेप करता है, छोड़ता है, फिर दूसरा उसको पकड़ लेता है, वो ले जाकर के रेप करता है, इस तरह के जो दावे थे। इस बीच में जो आरोपी लड़के हैं, इनमें अब तक करीब 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 23 आरोपियों में 8 अभी भी फरार हैं। उन 15 आरोपियों में से कुछ आरोपियों के जो परिजन हैं वो पुलिस के पास पहुंचे। लड़की ने जिस ड्यूरेशन में यानी 29 मार्च से 4 अप्रैल तक के बीच का वक्त बताया था जब उसके साथ अलग अलग लोग उसे बंधक बना के रेप कर रहे थे, उस दौरान लड़की के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियोज़, जो चैट्स थे जिसमें एक आरोपी के साथ वो उस कैफ़े में जाने की बात कर रही है, पहुँचने की बात कर रही है जिस कैफ़े में वो रेप का दावा कर रही है कि उसे ले जा करके रेप किया गया। तो इस तरह के कई सारे जो सोशल मीडिया पर पड़े हुए प्रमाण हैं, वो जो लड़की है, पीड़िता है, कथित पीड़िता, उस पीड़िता के जो दिए गए जो वीडियो पे पोस्ट हैं या चैट्स हैं, उनको लेकर के पुलिस को दिया गया और पुलिस ने जो तहरीर की भाषा थी और जो ये प्रमाण दिए गए हैं उसके आधार पर एक एसआईटी गठित की है और एसआईटी के जरिए ये पता करने की कोशिश होगी कि लड़की सही या फिर जो आरोपी हैं उनके परिजन, लेकिन हालांकि तय तो कोर्ट को करना है। जी, धन्यवाद आपका रणबीर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भी मेरठ जैसा एक मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। परिजनों का कहना है कि महिला अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई थी, लेकिन दोनों ही वापस नहीं लौटे। रास्ते में पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया और पति की लाश को नेशनल हाईवे के किनारे छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ चली गई।
पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अजय शर्मा। तो अजय, ये बताएं कि इसमें जो ये चारों आरोपी हैं और इसके अलावा जिस पर आरोप है वो उस आदमी जिसकी मौत हुई है, जिसे मारा गया है, उसकी पत्नी भी इसमें शामिल है। तो क्या डिटेल्स उसके बारे में हैं? क्या वो भी गिरफ्तारी उसकी भी हुई है? ये 4 लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। मामले में पहले ही दिन से जिस वक्त ये घटना हुई थी और जिस वक्त आरोपियों ने इस पूरी घटना, इस वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद से शक की सुई पुलिस को जो है उसकी पत्नी पर ही थी, क्योंकि पत्नी जो है वारदात को होने के बाद से ही गायब थी। यही कारण रहा कि मामले में उसके प्रेमी युवराज और एक नाबालिग समेत एक अन्य व्यक्ति और एक पत्नी समेत चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रेमी के साथ जो है प्रेम प्रसंग के चलते ही जो मृतक है उसकी पत्नी के अरसे से संबंध थे और यही कारण था कि दो प्रेमी और मृतक की जो पत्नी थी उसने और आरोपी युवराज ने जो है उसके पति को ठिकाने लगाने का मन बनाया था। पिछले कई महीनों से वो सभी, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था, वो हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। 2-3 कोशिश हुई, लेकिन जब शहर के इंटीरियर में मृतक अपने रिश्तेदार की तबीयत देखने पहुंचा, उसी दौरान उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। फिर आरोपी ने जो है उनको मौत के घाट उतारा। उस दौरान उसकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। उसके बाद से पत्नी गायब हो गई। यही कारण रहा कि पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस पूरी वारदात को सुलझाने में और पहली शक की सुई आरोपी जो मृतक थे उसकी पत्नी पर गई और उसको हिरासत में लिया गया। उसके बाद पूछताछ की गई तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। लंबे अरसे से जो इस पूरे मामले में प्रेमी और उसके पत्नी के बीच झगड़े चलते रहते थे मृतक की, और पूरे मामले को लेकर कुछ अरसे पहले भी पुलिस थाने में पत्नी के द्वारा शिकायत की गई थी घरेलू हिंसा को लेकर। लेकिन जब प्रेम प्रसंग में जो कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद उसने अपने पति को ही मौत की घाट उतारने का ठाना। यही कारण था इस पूरे मामले में पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है और तस्वीर साफ हो चुकी है। चारों आरोपियों को हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर घटना की और वजह क्या थी और इस पूरे मामले में जो हथियार हैं उनको भी जब्त किए जाना है और जो क्राइम्स रिक्रिएशन है उसको भी पुलिस करना चाह रही है कि इस पूरे मामले की वारदात का और खुलासा हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश में अपने किस्म की ऐसी पहली वारदात है। कुछ और ऐसी वारदातें हुई हैं, लेकिन पिछले जो कुछ अरसे से निकलकर सामने आया है उसमें अभी तक की पहली वारदात है। तो ऐसी पहली वारदात सामने आई है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। और मेरठ के नीले ड्राम से लेकर नीले जहर तक की कहानी हरियाणा के भिवानी तक पहुंची है। जो आरोप मेरठ की मुस्कान पर लगे हैं वही भिवानी की रवीना पर लगे हैं। रवीना ने भी अपने पति की हत्या कर दी और इस वारदात में रवीना का साथ दिया उसके दोस्त ने। देखिए ये रिपोर्ट। कौन कहता है अपने तो अपने होते हैं, आज वो समय है अपने ही दोगले होते हैं। यूट्यूबर रवीना ने उस बात को हकीकत में तब्दील कर दिया जो वो अपने वीडियो में कहना चाह रही हैं। रवीना ने अपने पति की हत्या कर दी और इस हत्या में उसके प्रेमी ने भी साथ दिया। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। शादी की एक रस्म पूरी की जा रही है और रवीना पूरे विधि विधान के साथ नई नवेली पत्नी का हक अदा करती हुई दिख रही है। बगल में रवीना का पति प्रवीण भी खड़ा है। शादी के बाद गृहस्थी की शुरुआत करने वाली ये तस्वीर खुद रवीना ने सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन अब जो तस्वीर वायरल हो रही है वो बेहद खतरनाक है। सीसीटीवी से मिली इस तस्वीर में भी रवीना है और इस तस्वीर में रवीना का पति प्रवीण भी है। लेकिन प्रवीण यहाँ जिंदा नहीं, मुर्दा है। प्रवीण की डेड बॉडी को खुद रवीना ने पकड़ रखा है। जो युवक मोटरसाइकिल चला रहा है उसका नाम सुरेश है। बताया जा रहा है कि वो रवीना का आशिक है। यानी थोड़ी देर पहले जिस रवीना को आप उसके पति के साथ गृहस्थी की शुरुआत करते हुए देख रहे थे, आरोप है कि रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये वारदात हरियाणा के भिवानी की है। 28 तारीख को दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहाँ से निकाल कर हमने जीएच भिवानी में शिफ्ट कर दिया था।
डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी जो। उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने कराया, तो उसकी पहचान हो गई थी जो गुजरानी की ढानी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो मृतक की औलाद थी। उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आगे भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस उसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी। और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है। और NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र में बेरोजगार लड़कों को अपने साथ जोड़ने की खतरनाक मुहिम पर काम कर रहा है। खास करके मुंबई और पुणे के युवा लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायर, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सिद्धू मूसावाला का मर्डर, ये वो कुछ जुर्म है जिनके आरोप अहमदाबाद की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह पर हैं। धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का वो सबसे बड़ा नाम होता जा रहा है। और अब NDTV को मिल रही जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का और विस्तार करने की फिराक में है। उसके निशाने पर है मुंबई और पुणे के भटके हुए युवा। एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गुट मुंबई के लड़कों को कई तरह से बहला रहा है। वो बता रहा है इस गैंग में आने से ताकत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, अपने इलाके में रुतबा बढ़ेगा। देश में ऐसे कई शहर हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर काम करने को तैयार बैठे हैं और काम भी कर रहे हैं। एजेंसी का यह भी दावा है कि बिश्नोई गैंग लोगों को ऑनलाइन रिक्रूट कर रहा है। वो सोशल मीडिया की मदद ले रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय बेरोजगार उसके निशाने पर है। अब तक ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा से लोगों को रिक्रूट करने की जानकारी एजेंसी के पास है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने सोशल मीडिया पर नजर रखना शुरू किया है। एजेंसी को महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं और ऐसी भर्तियां रोकने की कोशिश भी चल रही है। असल में लॉरेंस गुट इस बात को भी देख रहा है कि बदलते हुए माहौल में कौन से छोटे छोटे गुट काम कर रहे हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुणे में कई छोटे गैंग्स खड़े हो गए हैं। वो नई कंपनियां या लैंड डीलिंग का फायदा उठा रहे हैं, जमीन कब्जा वसूली आदि कर रहे हैं। ऐसे गुटों को लॉरेंस के साथ जुड़ना फायदेमंद लग रहा है। तो मुंबई और पुणे में पुलिस को सतर्क रहना होगा, सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी और खासकर नए बनते गुटों को रोकना होगा। बेरोजगार और भटके हुए युवाओं को निशाना बनाते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर रहा है। वहीं पुलिस उन तमाम लोगों पर नजर बनाए हुई है जो किसी न किसी माध्यम से इस गैंग से जुड़े हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। तो पारस हमारे साथ हैं। पारस, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, एक ख़तरनाक प्लान सामने आया है जो आपने जानकारी दी जिसके बारे में कि किस तरह से जो भटके हुए युवक हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज़रिए किस तरह से वो ये काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एजेंसियों सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय है, लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। वहीं पिछले साल इसी गिरोह ने जो है वो NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। उससे पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। वहीं अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था और लोग यहां पर दबदबा बनाने के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अब सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मुंबई और पुणे जैसे महाराष्ट्र के जो मुख्य शहर हैं वहां पर रिक्रूटमेंट कर रहा है। उन युवाओं को टारगेट किया जा रहा है जो कि जॉबलेस हैं, जिनके पास काम नहीं है, या फिर जो सोशल मीडिया पे जो है
है ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। अब सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट करना बेहद ज़्यादा आसान होता है, उनको बहलाना आसान होता है और उसी के तहत जो है रणनीति के तहत जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जा रही है। वहीं अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में ऐसे कई गैंग हैं पिछले कुछ सालों में जो कि सक्रिय हुए हैं और वो गैंग भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंग उनके साथ जुड़ता है तो दबदबा और ज़्यादा बढ़ सकता है और इसी के लिए वो भी उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो एजेंसियां हैं और पुलिस है वो पूर्ण तरीके से कोशिश कर रही है कि इन रिक्रूटमेंट्स को किसी तरीके से रोका जाए और इसी के लिए जो सोशल मीडिया है उन पर खास तौर पर ध्यान दी जा रही है। ऐसे जो अकाउंट्स हैं जिन पर सबसे अधिक लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो लोग हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है उन पर ध्यान रखा जा रहा है और जो लोग उनसे कनेक्टेड हैं उन लोगों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। पूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही है कि ऐसे रिक्रूटमेंट ना हो और माहौल ख़राब ना हो। जी, धन्यवाद आपका पारस। इस जानकारी के लिए कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को नहीं भटकाया जा सके, उनका रिक्रूटमेंट ना हो सके और ऐसे लोगों पर ख़ास नज़र रखी जा रही है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये एक प्लान सामने आया है कि कैसे बेरोज़गार लड़कों को इस गैंग से जोड़ा जा रहा है। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में आए दिन बाघ का आतंक देखने को मिलता है। कभी खेत में काम करने गए लोगों को बाघ अपना शिकार बना रहे हैं, कभी रिहायशी इलाके में बाघ के हमले की घटना सामने आ रही है। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 7 साल के बच्चे को बाघ उठाकर ले गया। बच्चा अपनी दादी और चाचा के साथ बूंदी से गणेश जी के दर्शन के लिए आया था। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तलाश के बाद मंदिर के पास ही जंगल में बच्चे का शव बरामद हुआ। हमारे साथ इस पर और जानकारी के लिए सवाई माधोपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी बजरंग सिंह। बजरंग, ये जो हादसा वहां पर हुआ है इसके बारे में क्या जानकारी है? ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। लोग जाते हैं, टूरिज्म के लिए एक बड़ी जगह है यहाँ पर, और किस तरह का प्रोटेक्शन यहाँ है इस बाघ के आतंक से बचने के लिए? दुखदपूर्ण रहा और एक 7 वर्षीय मासूम की टाइगर हमले में मौत हो गई। ये जो 7 साल का जो बालक था वो अपनी दादी और चाचा के साथ रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए गया था और दर्शन करके वो वापस जब लौट रहे थे उसी दौरान रास्ते में एक बाघ ने हमला किया और बाघ अपने पंजों में दबोचकर बालक को ले गया और उसकी बाघ के हमले में मौत हो गई। सूचना के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद हालांकि सभी के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई वो आम आदमी को झकझोर देने वाली घटना थी, क्योंकि ये जो रास्ता है ये रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसकी बाघों की जो टेरिटरी है, टेरिटरी के बीच में होकर ये रास्ता त्रिनेत्र गणेश के लिए जाता है। और बड़ी संख्या में कल बुधवार था, ऐसे में श्रद्धालु वहां गणेश जी के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वापस आते टाइम ये हादसा हो गया। इस इलाके की अगर बात की जाए तो इस पूरे जो 2.5 से 3 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ वन्य जीव विशेषज्ञों के अगर माने, रणथंभौर के अधिकारियों की माने तो तकरीबन 14 बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट रहता है। पिछले 2 महीने से लगातार रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास के सहित ये जो रास्ता है 2.5 से 3 किलोमीटर का, यहाँ लगातार बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन बावजूद उसके वन विभाग ने कहीं न कहीं लापरवाही बरती और जो पैदल श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे थे उनको नहीं रोका गया। परिणाम ये हुआ कि एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई। हालांकि अब एहतियात के तौर पर वन विभाग ने कदम उठाते हुए रणथंभौर का जो प्रवेश। जी बजरंग, आपको रोक रहे हैं, ये बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है। रणथंभौर में लोग जाते हैं, टूरिज्म के लिए भी इतने लोग जाते हैं वहाँ पर, और बाघ का ये आतंक वहाँ देखने को मिला जिसमें एक छोटे बच्चे की मौत हो गई है इसमें। बहरहाल इस खबर से हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त सीधे चलते हैं तेजस्वी यादव की प्रेस पर। एक सवाल पूछा गया है ताकि इस पे दोबारा सवाल ना आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूँ। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करेगी। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में,
वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम संदर्भ, जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। एक करके पूछो। सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। अभी दोबारा हो गया, पूछ लिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आके घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं, हम लाडला बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। निधि जी क्या पूछ रहे? अरे एक मिनट शांत हो। बोलिए आराम से बैठो। किसके बारे में? पशुपति पारस। देखिए अब आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है, और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं? उगवाओ मत भाई आप। अरे समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना? अरे भाई आप पारस जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होंगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।
भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, यह सवाल आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन भारतीय व्हीलचेयर टीम का कप्तान कौन है, इसका जवाब आपके लिए मुश्किल होगा। आपको मिलवाते हैं भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान सोमजीत सिंह से। उनके नाम कई शानदार रिकॉर्ड हैं और वो भी आईपीएल की तर्ज पर दिव्यांगों की क्रिकेट लीग की शुरुआत चाहते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान सोमजीत। सोमजीत को मैंने शानदार क्रिकेट खेलते देखा है ग्रेटर नोएडा में श्रीलंका के खिलाफ। कमाल की पारी खेलते हैं ये। सोमजीत, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि एनडीटीवी जो है, पहले भी हमने जैसे पेरिस ओलंपिक्स के दौरान भी पैरालंपियन पे फोकस किया था, एक्सेसिबिलिटी के लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए, उनको जो एम्पैथी मिले, इन सब के लिए हम एक मुहिम चलाते हैं। इस बार हम ग्रीन प्लाई फाउंडेशन के साथ ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं। आपसे बातचीत करने का बेहद शुक्रिया। सबसे बड़ी बात जो है, जैसे अभी आपको मैंने देखा लखनऊ स्टेडियम में भी आप लोग गए थे वहां पे देखने मैच, क्या प्रॉब्लम आती है और इस तरह की जो मुहिम है जो एक्सेसिबिलिटी के लिए, ये कितना जरूरी है? सबसे पहले सर थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए एनडीटीवी पर। और जो मुहिम आप जिसकी बात कर रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और ग्रीन प्लाई ने जो इनिशिएटिव लिया है एकाना स्टेडियम में, तो एकाना में मैं पहले भी मैच देखने जाता था। तो इशू ये होता था कि सपोज अगर आप बॉक्स में भी जा रहे हो एकाना के, तो आपका एक जो व्यू है वो रिस्ट्रिक्टेड एक जगह तक ही है। उसके बाद से फिर वो गैलरी और बैल्कनी की वजह से, स्टेज की वजह से मैं वहां जा नहीं पाता था। फिर अगर स्टैंड्स की भी बात करें तो जो बैल्कनी और गैलरी वहां पे भी जो सीटिंग के लिए होती है उसमें भी 5-6 स्टेप्स हमेशा रहते थे। और फिर जैसे जैसे आप ऊपर सीट पे जाते रहते हो वैसे वैसे वो स्टेप्स बढ़ते रहते थे। तो ये जो इस इनिशिएटिव है, इससे हुआ क्या है कि जो एक विजिबिलिटी है, जो एक व्हीलचेयर पे जो बैठा इंसान है वो एक अच्छे व्यू से वो मैच देख पा रहा है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो मैच देख पा रहा है। कोई उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक हाई लेवल पे वो मैच देख पा रहा है। और इस स्टेडियम का सबसे अच्छा जो मैच व्यू पॉइंट है, जो वो एक्सेसिबल रैम्प बनाया गया है, वो सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैंने इस स्टेडियम में हर जगह मैच देखा है। बिल्कुल। हम एनडीटीवी और ग्रीन प्लाई अभी ये मुहिम, ग्रीन प्लाई फाउंडेशन, हम ये मुहिम कर रहे हैं। हम आपको एक ये जो है, आपको लगता है कि जो व्हील चेयर या जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी की जो कोशिश है वो और भी वाइडर होनी चाहिए? इस तरह के मुहिम की और भी जरूरत है और भी मेजरली होना चाहिए इसको? सर मुझे ये लगता है, जैसे मैं खुद व्हीलचेयर क्रिकेट में रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारे काफी खिलाड़ी हैं जो भारत में हर जगह से आते हैं। तो जो क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर जितने स्टेडियम आते हैं, हम सब आके वहाँ पे पर्सनल ऑडिट कर सकते हैं, कैसे वो उसको हम एक्सेसिबल बना सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं, जैसे आप भी मुहिम करते हैं, एनडीटीवी भी मुहिम कर रहा है एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। तो इस इनिशिएटिव के साथ हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आने वाले मैच जिस भी स्टेडियम में हो, उसमें कोई भी दिव्यांग जो व्हीलचेयर पे बैठा हो वो जाके अच्छे से मैच देख सकता है। अच्छा, आप शानदार क्रिकेट तो खेलते हैं और मैंने देखा आपकी टीम, मतलब अनबिलीवेबल लगता है, जबकि व्हील चेयर पे बैठ के आप स्टांस लेते हैं और मतलब यॉर्कर बॉल को आप छक्का मारते हैं। मैंने और ये जो एक्सेप्शनल बात है, आपको लगता है आईपीएल जो है, जिस तरह का टूर्नामेंट, इनसे आपको फायदा हो रहा है? और इस तरह की लीग की, जैसे आप लोग कह रहे थे पहले भी कि अगर एक लीग आईपीएल की, मतलब आईडब्ल्यूपीएल भी, इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग, अगर जैसे कुछ चीज शुरू हो तो? हाँ सर बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब आईपीएल को आप देखते हो तो वर्ल्ड में क्रिकेटिंग लेवल पे सबसे बड़ी लीग आती है। और इस तरीके से अगर हमारा एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आईपीएल जैसा आता है, तो प्रोफेशनली प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इससे एडवांटेज मिलेगा। मॉनेटरी बेसिस पे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, और विजिबिलिटी पे तो मिलेगा ही, क्योंकि जिस लेवल पे आईपीएल आज है और जितनी विजिबिलिटी आईपीएल की दुनिया भर में है, पूरे देश भर में है, उससे ज़्यादा तो मुझे और किसी स्पोर्ट की लगती भी नहीं है। तो खिलाड़ियों के फायदे के लिए और उनको और ग्रूमिंग देने के लिए आईपीएल जैसा अगर टूर्नामेंट व्हीलचेयर क्रिकेट में हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी आगे जाके। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट सोमजीत। हम ये लगातार ये मुहिम करते रहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल और जो भी लोग आशिक हैं। हमारी तो कोशिश, जो हमारी पत्रकारिता है, वो ऐसे ही कोशिश है आप जैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने की। थैंक यू सो वेरी मच, एनडीटीवी से बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर। और स्पोर्ट्स के बाद एक बार फिर से खबर अब सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी हो गई है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला है। केंद्र सरकार को 7 दिनों में इस पर जवाब देना होगा।
और केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नियुक्तियां नहीं होंगी, ये भी कहा है कोर्ट ने। वक्फ के स्टेटस पर भी कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे। 5 मई को इस पर अगली सुनवाई होगी। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात उन्होंने जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी-नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी-नोटिफाई नहीं होंगे। उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। ये आपने कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निज़ाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है। तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। तो 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।